मनोज वाजपेयी नाम ही काफी है। 1994 में जब इनकी शुरुआत हुई थी, तब शायद ही किसी को पता था कि ये जिस भी स्ट्रीम में पैर रखेंगे वो चल पड़ेगा या कुछ एक अलग ही रूप ले लेगा। हम कहते हैं कि वो जिसको हाथ लगाओ वही सोना। मनोज, आपकी आपके करियर के साथ, आपकी एक्टिंग के साथ ये हमें अक्सर देखने को मिला है, चाहे बड़ा पर्दा हो, छोटा पर्दा हो, ओटीटी का रास्ता हो, आपने अपनी जगह बना ही ली। और क्या किस तरीके से बनाई। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। और मैं चाहती हूँ कि आप अपनी शुरुआत जो है अपने उन दिनों से करें जहां आप when you look back, what do you see? I don't look back. I don't look back at all. Um, but thank you very much for inviting me to this interview. So शुरुआत तो मेरी ऐसी है कि मतलब गूगल करेंगे आपको तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। थोड़ा बोर भी हो चुका हूँ मैं अपने बारे में बात कर करके। 93 में मैं बॉम्बे आया था। 92 के दिसंबर में और 93 जनवरी फरवरी में बैंडिट क्वीन की शूटिंग की थी। उसके बाद समर आते आते मुंबई मैं आ चुका था। सबसे पहले मुझे अनुभव सिन्हा ने मुझे रेकमेंड किया था पंकज पराशर जी को। पंकज पराशर जी वाज मेकिंग अ सीरीज, तो उनके लिए मुझे बुलाया गया था। जबकि अगर नहीं भी बुलाया जाता तब भी मैं आ जाता, क्योंकि हम लोग बहुत साल थिएटर करते हुए हो गए थे। एंड शेखर कपूर जी ऑल्सो एडवाइज्ड अस टू क्विट एवरीथिंग इन दिल्ली एंड शिफ्ट टू मुंबई। तो उसके कारण मुंबई आने का प्लान बन चुका था। और जो पैसे मिले थे बैंडिट क्वीन से, वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दे रहे थे कि एटलीस्ट इनिशियल ईयर, फर्स्ट ईयर या 6 मंथ्स जो है वो गुजारा हो जाएगा। पंकज पराशर जी के सीरीज के लिए मुझे फोन आया था, अनुभव सिन्हा ने फोन किया था। अनुभव मेरा जानने वाला था, थिएटर में 1-2 साल रहा था वो। तो इसके कारण मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ था। मनोज, चलिए मैं ओटीटी से शुरू करती हूँ। गैंग्स ऑफ वासेपुर, मतलब किरदारों को देखिए आप, मतलब चाहे वो गैंग्स ऑफ वासेपुर हो या फिर फैमिली मैन, कौन सा ऐसा किरदार है जहां पर आपको लगता है कि आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, यू जस्ट गो विद द फ्लो? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है कि कभी सोचने की जरूरत ना पड़े। मैंने हमेशा मेंटेन किया है कि एक्टिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब इन द वर्ल्ड, क्योंकि आप किसी और के पूरी मानसिक रूपरेखा में घुस रहे होते हैं और पूरी शारीरिक रूपरेखा, मानसिक शारीरिक भावनात्मक रूपरेखा में घुस रहे होते हैं। और ये आसान काम होता नहीं। कई सालों की मेहनत और कई सालों काम करते रहने के बाद जाकर के कहीं ना कहीं आपके अंदर में एक विश्वास आता है, या ये एक जिसे कहें हिम्मत आती है कि आप कह सकें कि आप एक्टर हैं। अपने आप को एक्टर कहने के लिए भी आपको कई साल का काम करते रहना पड़ता है। थोड़ा बहुत तो अभी जो इतने साल काम करने के बाद सिर्फ एक चीज हुई है कि वो मेरा सेकंड नेचर हो गया है। तो जब सेकंड नेचर हो जाता है, जब किसी कैरेक्टर पे काम करना, तो अब उस तरह की जद्दोजहद नहीं लगती है जैसी पहले हुआ करती थी। लेकिन मेहनत तो लगती है, और काफी सोच और काफी तनाव और काफी प्रिपरेशन, तैयारी कई सारी करनी पड़ती है। और वो आसान नहीं होता है, चाहे वो सत्या का भीखू मात्रे हो, या शूल का समर प्रताप हो, या पिंजर का रशीद हो, या फिर राजनीति का कैरेक्टर हो। उन सब के लिए एक सोच, एक थ्योरी, एक प्रैक्टिकल उसका, और उसकी तैयारी, और उसकी सारे एलिमेंट्स, इन सब पे काम करना, और वो किस तरीके से उसको पेश करना है, प्रस्तुत करना है, किस तरह का वो आदमी होना चाहिए, किस तरह से उसकी मानसिक स्थिति होनी चाहिए, वो कहाँ से आता है, कौन है, क्या हुआ है उसके परिवार में, जो चीज स्क्रिप्ट में नहीं है, वो सारी चीजों पे काम करना, ये एक ऐसा काम है जो एक्टर को लगातार करते रहना पड़ता है, अगर वो इंटरेस्टेड है अपने विकास में, अपने एवोल्यूशन में, अपने ग्रोथ में। मैं बहुत ज्यादा उसको लेके चिंतित रहता हूँ,
और लगातार चिंतित रहता हूँ, लगातार उस पर काम चलता रहता है, लगातार सीखने की प्रक्रिया जारी रहती है। मनोज, फिर से ओटीटी पर आती हूँ। वासेपुर के सरदार खान या फिर फैमिली मैन के श्रीकांत तिवारी, कौन सा किरदार आपके दिल के बड़ा करीब है? आप अक्सर उसे, ऑब्वियसली हर किरदार में आप ढल जाते हैं, लेकिन अगर मैं इन दोनों किरदारों के बारे में नहीं भाई, ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है अपना फेवरेट चुनना, क्योंकि बहुत मशक्कत हर किरदार को करने में गई है। और अब मैं कितने सारे लोगों से मिलता हूँ, उनको बीकू महात्रे के अलावा कुछ भी समझ नहीं आता। वो किसी के मन से नहीं जाएगा। और मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जिनको लगता है कि समर प्रताप सिंह आप पीछे और आगे कुछ भी नहीं है। अभी मैं कितने सारे लोगों से मिलता हूँ जिन्होंने कौन को इतनी बार देखा है यूट्यूब पे, तो उनके लिए जो है वो सबसे पिनेकल है। तो एक्टर का काम है अपना काम करके आगे बढ़ जाना, फेवरेट बनाना दर्शकों का काम है वो, और मैं उसको बहुत ही सर झुका के उसको स्वीकार करता हूँ। चाहे मेरी कोई भी परफॉर्मेंस लोगों को किसी भी तरीके से फेवरेट हो, मैं कभी भी ये बैठ करके उनके साथ बहस नहीं करता, नहीं ये वाला देखना वो सब नहीं करता। आज जिस तरीके का आपका जो बॉडी ऑफ वर्क है, क्या कभी कोई कुछ चीज याद आती है, या फिर कोई जो आज के कलाकार आपसे बात करते हैं उन्हें आप बताते हो, जैसे हम कई बार कहते हैं कि वी हैव आल्सो सीन दिस? नहीं, देखिए, रिग्रेट तो ऐसे जीवन में मोस्टली लोगों के होता नहीं है। मैंने सिर्फ अपने पिताजी को देखा था कि उनको एक बात का बड़ा रिग्रेट था कि वो मेडिकल में नहीं जा पाए। तो जब मैंने उनको देखा था तो मुझे हमेशा लगता रहा कि मैं हमेशा जीवन में जो काम मैं करने जा रहा हूँ उसको उस अंजाम तक करूंगा, उस हद तक करूंगा कि मुझे कोई रिग्रेट ना हो, चाहे मुझे वो सो कॉल्ड सफलता मिले या ना मिले। लेकिन मैं एक अभिनेता के तौर पे इतनी मेहनत करूंगा कि मैं अपनी नजर में अच्छा हो पाऊं। अपनी नजर में अच्छा हो पाना बहुत जरूरी, बाकी तो सब हाइप है, मीडिया है, पीआर है। अब वक्त बहुत बदल गया है इन चीजों को लेकर। क्योंकि सफल फिल्मों का हिस्सा होने से आप अच्छे एक्टर नहीं हो जाते, और इस बात को समझना पड़ेगा। अच्छा एक्टर, चाहे वो उस सफल फिल्म का हिस्सा है या नहीं है, या किसी फ्लॉप फिल्म का हिस्सा, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये वही बात हुई कि हर सफल फिल्म अच्छी फिल्म नहीं होती। बहुत कुछ कहता है ये सेंटेंस। मनोज, इफ यू आर कंफर्टेबल, अगर आपको टैग लगाना है तो जाकर के पार्टी करो, बोलो मेरी फिल्म बहुत सफल है मैं जाकर पार्टी कर ली। तो वो पीआर है, पीआर मीडिया है। लेकिन जब अगर सही मायने में आप अच्छे हैं और कितने अच्छे हैं, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको पूरे जी जान लगा करके अपना खून पसीना निकालना पड़ेगा टू बी रियली एक्सीलेंट इन योर ओन आईज। दुनिया मेरे बारे में क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है, मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्या मैं अपनी नजर में उतना अच्छा एक्टर हूं जितना मैं सोचता हूं कि मुझे होना चाहिए? वो उस पे काम करना बहुत जरूरी है। एक सवाल है, अगर आप कंफर्टेबल हो तो जवाब दे सकते हैं। आजकल मेंटल हेल्थ को लेकर मनोज बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। बहुत सारे लोग, एक्टिंग के फील्ड में भी लोग आते हैं, अगर कुछ नहीं हो पाता है तो बहुत सारे आत्महत्याएं भी हमने देखी हैं। एक वक्त था जब आप एनएसजी में कोशिश कर रहे थे और नहीं उस वक्त अचीव हो पाया था, उस वक्त नहीं हो पाया था, आपके जहन में भी वो ख्याल आया था। तो क्या देखिए, आज जब आप देखते हैं मेच्योरिटी के लेवल पे, आप क्या बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को? देखिए, एक सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए कुछ इस तरह के ख्याल आए, वो मेरे ख्याल से हर किसी के जहन में आते हैं, तो वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड नहीं है। मेंटल हेल्थ एक बड़ा इशू है। मेंटल हेल्थ वो भी इशू नहीं है जब आप एक लो फेज से गुजर रहे होते हैं जिंदगी में, एंड थोड़ी बहुत डिप्रेशन आपके शिकार हो रहे होते हैं, क्योंकि आपको दुनिया वो नहीं मान रही है जो आप अपने आप को मान। तो उसमें आप कहीं ना कहीं
उस तरह की मानसिक अवस्था के शिकार होते हैं। ये मेरे ख्याल से हर व्यक्ति जो इस दुनिया में है वो उस अवस्था से गुजरता है। मेंटल हेल्थ का इशू उससे भी बड़ा है, जहां पर हम एक दूसरे का हाथ थाम करके, अ, हाथ थामे, और अगर परिवार में या आसपास में जो लोग अपने हैं या साथ पास में रहते हैं उनके बारे में हमेशा चौकस रहें, जागरूक रहें और उनसे बात करें। एक हमारा हमारा समाज, खास करके अर्बन समाज, एक दूसरे से कट चुका है और इस कटाव के कारण काफी सारी अकेलापन की समस्याओं से ये समाज जूझ रहा है। और जब अकेलेपन की समस्याओं से जूझता है तो कई सारी और मानसिक बीमारियां जो है उनको घेरती हैं। तो अ, उसमें अगर हम आप जागरूक रहें, चौकस रहें, लगातार हम अपने लोगों की खोज खबर लेते रहें, और तो मेरे ख्याल से बहुत सारी जो समस्याएं हैं उसका निदान ऐसे ही हो जाएगा। और किसी के जब कोई बहुत ही बुरी मानसिक अवस्था से जा रहा है तो उस पे उसको जज न करके, उसकी स्थिति को समझते हुए उसका हाथ पकड़ करके कुछ देर बैठना भी जो है उसके लिए, उसको जरूरी हो जाए। बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत आवश्यक हो जाता है। क्योंकि हम लोग की आदत है थोड़ा जज करने की, बहुत जल्दी हम चाहे जितना भी इंटरव्यू में बोल लें, मैं देखता रहता हूँ कि बहुत सारे एक्टर्स बोलते भी रहते हैं, लेकिन जब मैं आसपास देखता हूँ उन्हीं व्यक्तियों को बात करती हूँ तो जजमेंट लगातार हो रहा होता है, लगातार हम जज कर रहे होते हैं एक दूसरे को। वो और जब कोई मानसिक परेशानी से गुजर रहा होता है तो सबसे पहले हम जज करते हैं उसको, हम जानने की कोशिश नहीं करते कि क्या उसके दिमाग में हो रहा है, क्या चीज है जो उसको परेशान कर रही है। अगर हम थोड़ा एक दूसरे को लेकर सचेत हो जाएं, थोड़ा जागरूक हों, थोड़ा हम सेंसिटिव हों, थोड़ा एम्पैथी लेकर के आए, तो चीजें काफी काफी हद तक सुधर सकती हैं। मनोज, आपने अभी रिग्रेट की बात की पिताजी को लेकर के। आपके मन में कब पहली बार आया था कि आप एक्टर बन सकते हो या आप मैं एक्टर बच बनना चाहते हो? मैं 5वीं क्लास में था तब से मुझे ये क्लैरिटी मुझे बहुत पहले हो गई थी। इस पे ज्यादा मैंने समय वेस्ट नहीं किया था, तो और उसके बाद से लगातार उसी को चेज करता रहा। मैं अब भले ही दिमाग में ही सही, लेकिन मैं उसी को चेज कर रहा था। और आपने प्रॉपर रास्ता लिया, पहले थिएटर, मतलब एक एक कदम आपने उस तरीके से ही लिया। हाँ, लेकिन क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये था कि मुंबई शहर में मेरा कोई है नहीं, तो मैं जब वहां पे जाऊंगा तो पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। अ, और दूसरा मेरा मानना है कि ये फिल्म इंडस्ट्री जो है, किसी काम करने के एवज में पैसा मिलता है आपको, तो वो पैसे का, अगर वो पैसा मिल रहा है तो मुझे उसका रिटर्न देना है, और वो रिटर्न तभी दे पाऊंगा जब मैं उसको अच्छा काम करके दूंगा। तो अच्छा काम कर सीखना बहुत जरूरी था। अच्छा काम सीखने के लिए स्किल, क्राफ्ट, इन सब टेक्निक, इन सब चीजों पे काम करने के लिए थिएटर से बढ़िया कोई जगह नहीं। इसीलिए मैंने काफी रिसर्च के बाद मैंने देखा था, मैंने पाया था कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है दिल्ली में, वहाँ थिएटर होता है, तो इसलिए मैं दिल्ली चला गया था। मनोज, फैमिली मैन 3 कब देखने को मिलेगा? इतनी उत्सुकता आपने बढ़ा दी है। मुझे पता नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता। राजन डी के खुद बहुत ज्यादा व्यस्त डायरेक्टर हो चुके हैं, उनके पास टाइम नहीं है मुझसे भी बात करने के लिए। तो जब वो लोग शूटिंग से वापस आएंगे, अगर मुझे बुलाएंगे तब हम लोग डेट्स वगैरह पे बातचीत करेंगे, अगर वो लोग बना रहे हैं तो। मुझे, मेरे पास में अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं दी है उन लोगों ने। और फिलहाल आप, ऑब्वियसली आप ओटीटी के लिए बहुत सारा काम और लेकर आ रहे हैं, और वहां पर रेस्ट्रिक्शंस भी होगा नहीं बात करने का, लेकिन फिलहाल आप किस चीज में बिजी हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अगर। मैं आ, भगवान की दया से मैं लगातार काम करता रहा हूँ। अभी जो 3 काम मैंने कंप्लीट किए हैं, राम रेड्डी की फिल्म है, राम रेड्डी जिन्होंने तिथि बनाई थी, बड़ी इंटरनेशनली अक्लेम्ड फिल्म। एंड कनु बहल की डिस्पैच है। फिर अभिषेक चौबे की प्रोजेक्ट अभी खत्म हुआ है, कोंकणा मेरे साथ में है। और वो बहुत ही कमाल का भी प्रोजेक्ट शेप अप हुआ है।
3 ये काम, अब चौथा काम मैं राहुल चितेला की फिल्म करने जा रहा हूँ दिल्ली। उसके बाद देवाशीष मखीजा, फिर फिर नीरज पांडे। आई मीन या सो बहुत सारे लगातार जो है कमिटमेंट्स हैं, जो मुझे लगातार बैक टू बैक सबको खत्म करना है। और इसी वजह से हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाए थे बहुत महीनों से। हाँ, और दूसरा, हाँ आप तो दोस्त हैं, तो मैं बुरा लग रहा था कि मैं आपको इंटरव्यू नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन वैसे भी मैं इंटरव्यूज पे अभी थोड़ी रोक लगा दी है, क्योंकि अभी थोड़ा काम कर लूँ, और पूछने वालों के पास भी मेरे लिए, पास भी अब सवाल बचे नहीं है मेरे लिए। मैंने ये भी देखा है, तो कुछ मैं भी नए सवाल उनको दूं, ताकि वो मुझसे पूछ पाए, जिनका जवाब देते हुए मुझे भी एक्साइटमेंट हो। तो नहीं, आपको तो कुछ हमेशा ही सुना जा सकता है, और हमेशा इस तरह की बातें, क्योंकि एक प्रोसेस में जो आप व्हाट यू डू इट रिफ्लेक्ट्स, नो, वो पता लगता है कि वो प्रोसेस और वो ठहराव जो है वो आप हमेशा लेकर आते हैं, चाहे वो जरिया कोई भी हो। ओटीटी में आपने जो रेवोल्यूशन जो आप लेकर आए हो, और उसके बाद कितने ही कलाकार उसमें आ रहे हैं, एंड आई जी, थिंक इट्स इनक्रेडिबल। थैंक यू।